नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार मनुष्य के प्राकृतिक जीवन में जब जटिलता आ जाती है और जब उसके जीवन में कला और संस्कृति के कारण कृत्रिम जीवन की प्रधानता हो जाती है, उसके प्राकृतिक सुखों का, प्राकृतिक शांति का अंत हो जाता है, तब सभी मनुष्य मिलकर के एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आपस में समझौता करते हैं और इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक राज्य की स्थापना होती है, जो कि एक संप्रभु सर्वोच्च लोकतांत्रिक राज्य है। इसी समझौते के भीतर एक नवीन सिद्धांत की रचना रूसो करता है, जिसे सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है। वस्तुतः रूसो के द्वारा बताया गया सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक नवीन देन है। उससे पूर्व किसी भी विचारक ने सामान्य इच्छा की अवधारणा पर विचार नहीं किया था। रूसो समझौते के स्वरूप का वर्णन करते हुए ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समझौते के अंतर्गत अपने शरीर तथा अपनी संपूर्ण शक्ति को सामान्य रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देता है तथा अपने सामूहिक स्वरूप में प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण समाज के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा का दायित्व तथा अपने शरीर और संपत्ति के संपूर्ण अधिकारों को और उनकी रक्षा के लिए समाज को समर्पित कर देता है और इस प्रकार से समझौते के परिणाम स्वरूप एक नए सर्वोच्च और संप्रभु सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जिसे राज्य कहते हैं और इस राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। अर्थात सभी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने लिए उस राज्य का निर्माण करते हैं, जो कि स्वरूप में सर्वोच्च होता है। इस समझौते के अंतर्गत रूसो जिस सामान्य इच्छा की चर्चा करता है, वास्तव में वह होती क्या है। इस सामान्य इच्छा को समझाने से पहले रूसो यह बताता है कि मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहली यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए हमने यह देखा था कि रूसो यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं। उसके भीतर आत्म प्रेम होता है तथा उसमें सहयोग की भावना होती है। यही स्वाभाविक वृत्तियां उनकी स्वाभाविक और आदर्श इच्छाओं का निर्माण करती है। मनुष्य का आत्म प्रेम उसे स्वार्थी बनाता है और वह अपने स्वार्थ के लिए और अपने सुख के लिए इच्छा करता है। उसी से यथार्थ इच्छा का जन्म होता है। यह यथार्थ इच्छा मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। यह यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है और यह संकीर्ण रूप में होती है। यह केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को ही देखती है तथा उसी को पूरा करना चाहती है। इस यथार्थ इच्छा के अंतर्गत सामाजिक हित का विचार नहीं किया जाता। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि अपने निजी लाभ को प्राप्त करने का इच्छुक व्यापारी यह नहीं देखता कि यदि वह किसी वस्तु में मिलावट करता है तो इससे समाज का अहित हो सकता है। वह केवल अपने हित पर विचार करते हुए यह कार्य करता है। इस प्रकार से अपने आत्म प्रेम के वशीभूत होकर के जब उनका आत्म प्रेम अहंकार और दंभ का रूप ले लेता है, तब यथार्थ इच्छा का जन्म होता है। दूसरे प्रकार की इच्छा जो प्रत्येक व्यक्ति में होती है, वह उसके सामाजिकता और सहयोग की स्वाभाविक वृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है और इसे वह रियल विल या आदर्श इच्छा कहता है।
आदर्श इच्छा मनुष्य को व्यापक हितों से जोड़ करके रखती है, वह उसके सामाजिक सरोकार से संबंधित होती है। आदर्श इच्छा संपूर्ण समाज से जुड़ी होने के कारण अस्थायी नहीं होती, क्षणिक नहीं होती, और यह मनुष्य की विवेक बुद्धि से जुड़ी हुई होती है। आदर्श इच्छा की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत मनुष्य के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, दूरदर्शिता आती है, और व्यक्ति आदर्श इच्छा के कारण ही समाज के हित के लिए बलिदान करने में तत्पर हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में यथार्थ इच्छा प्रबल होती है और कुछ व्यक्तियों में आदर्श इच्छा प्रबल होती है, किंतु दोनों ही इच्छाएं प्रत्येक व्यक्ति में रहती जरूर हैं। रूसो इन दोनों इच्छाओं का वर्णन करने के पश्चात सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझाता है, और वो ये कहता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण तब होता है जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं एक दूसरे से टकराकर उनका अंत हो जाता है, और जो शेष बचती है वो सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं रह जाती हैं। इन समस्त व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के योग से ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य जो प्रारंभ में समझौता करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह इन्हीं आदर्श इच्छा की प्रबलता के परिणाम स्वरूप वह ऐसा कर सकता है। मनुष्य अपनी आदर्श इच्छाओं के योग से एक सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं और अपने आप को उस सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देते हैं। इस प्रकार से एक नवीन संप्रभु शक्ति का निर्माण होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत वास्तव में उसके संप्रभुता के सिद्धांत का ही पर्यायवाची है, क्योंकि सामान्य इच्छा किसी भी समाज की सर्वोच्च इच्छा होती है और उस सर्वोच्च इच्छा का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसके सामान्य इच्छा के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो 3 दृष्टियों से की जा सकती है। पहला, रूसो यह बताता है कि सामान्य इच्छा 3 दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। पहला, उद्गम की दृष्टि से, अर्थात इसका निर्माण सब नागरिकों की सहमति से होता है। सामान्य इच्छा के निर्माण में प्रारंभ में समाज का प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है और उसकी सहमति से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। दूसरे क्षेत्र की दृष्टि से यह राज्य की समस्त जनता से जुड़ी होती है और इसका प्रभाव पूरे राज्य की जनसंख्या तक होता है। और उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के हित के अनुकूल होती है। इसके अंतर्गत समाज के किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता या समाज के किसी वर्ग को वंचित नहीं रखा जाता। इस प्रकार से सामान्य इच्छा उद्गम की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से और उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य होती है। इस सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली, और जब हम सामान्य इच्छा की बात करते हैं तो हमें साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि यह रूसो की संप्रभुता का ही सिद्धांत है। इसलिए यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताएं, तब भी यही बिंदु आपको लेने हैं, और जब यह प्रश्न पूछा जाए कि रूसो का संप्रभुता का सिद्धांत, तब भी हमें सामान्य इच्छा के बिंदुओं को ही उठाना है। तो पहला बिंदु है अखंडता। अखंडता का तात्पर्य है कि सामान्य इच्छा एक अखंड इच्छा है, यानी कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सामान्य होने के कारण इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यह पूरे राज्य को एकता के सूत्र में पिरोने वाली होती है। यह एक है और सभी व्यक्तियों के
आदर्श इच्छाओं के योग से इसका निर्माण होता है। दूसरे, संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी भी प्रकार के दैवीय या प्राकृतिक प्रतिबंध नहीं लगे होते। सामान्य इच्छा के द्वारा ही राज्य के कानूनों का निर्माण किया जाता है। सामान्य इच्छा ही राज्य के धर्म का निरूपण करती है और वह राज्य के सामाजिक जीवन को संचालित करती है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा के निर्देशन का पालन नहीं करता, उसे समाज के द्वारा इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। सामान्य इच्छा की तीसरी विशेषता है अदेयता, अर्थात सामान्य इच्छा किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर का कोई अंग निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, उसी प्रकार से संप्रभुता को भी उस राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। अगली विशेषता है अप्रतिनिधिक। अप्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि सामान्य इच्छा स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करती है। वह किन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य नहीं करती। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रूसो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता। जिस राज्य में जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है, वास्तव में उसी राज्य में सामान्य इच्छा का वास होता है। और जब वह अप्रातिनिधिक सामान्य इच्छा की बात करता है, उसका अर्थ यह भी है कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। वह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। रूसो की यह अवधारणा इसलिए बनी क्योंकि वह स्विट्ज़रलैंड के जिस जिनेवा नामक कैंटन में उसका जन्म हुआ और जहाँ का वह निवासी था, वास्तव में उसने जिनेवा में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परंपरा का ही अनुसरण किया था और उसे वह देखता है। इसलिए रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा का श्रेष्ठतम स्वरूप उसका अप्रातिनिधिक होना है। सामान्य इच्छा की अगली विशेषता है कि वह अचूक होती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। यह पूर्णतः न्यायसंगत होती है और वह किसी भी प्रकार के अन्याय के रूप में प्रकट नहीं हो सकती। वह हमेशा उचित होती है। सामान्य इच्छा स्थायी होती है, अर्थात एक बार जब समाज का निर्माण हो जाता है, राज्य का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात वह हमेशा बनी रहती है और उसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा में स्वरूप के दृष्टिकोण से लोक कल्याण छिपा हुआ रहता है। लोक कल्याण का अर्थ यही है कि यह संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए इसका निर्माण हुआ है। वह किसी विशेष अंग के महत्व को ध्यान में नहीं रख करके सभी समाज के सामान्य हित को ध्यान में रखती है। यह विवेक पर आधारित होती है। विवेक और अंतःकरण से संचालित यह सामान्य इच्छा पूरी तरह से स्वाभाविक होती है, हमेशा उचित और मान्य होती है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति कानून के द्वारा होती है, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से समय समय पर यह अभिव्यक्त होती रहती है और इस प्रकार से इन कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। और सामान्य इच्छा की अंतिम विशेषता है कि वह निरंकुश होती है। क्योंकि वह सर्वोच्च है, इसलिए इसको अंकुश में रखने वाली अन्य कोई सत्ता राज्य में नहीं हो सकती, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों ने मिलकर के सभी व्यक्तियों ने अपने निजी स्वरूप के ऊपर इसको सर्वोच्च निर्देशन को स्वीकार किया है। इसलिए इसकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इस प्रकार से सामान्य इच्छा जो है वो राज्य में संप्रभुता की उपस्थिति को दर्शाती है। अब यदि बात करें
कि रूसो जब सामान्य इच्छा की बात करता है तो उससे मिलते जुलते दूसरे शब्दों से उसकी व्याख्या कैसे की जाए। तो सामान्य इच्छा से मिलती हुई दूसरी अवधारणा है बहुमत। वास्तव में बहुमत और सामान्य इच्छा ये दोनों दो भिन्न अवधारणाएं हैं। बहुमत राज्य की बहुसंख्यक जनता से संबंधित होता है और उसमें अल्पमत के हितों का विरोध भी हो सकता है, किंतु सामान्य इच्छा में समाज के किसी एक भी व्यक्ति की आदर्श इच्छा का विरोध स्वीकार नहीं किया जाता। सामान्य इच्छा अल्पसंख्यकों के भी उचित निर्णयों को स्वीकार करती है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति। अब यदि यह कहा जाए कि समाज की किसी विषय में यदि सर्वसम्मति हो जाती है तो क्या उसे सामान्य इच्छा कहा जाना चाहिए? रूसो इस बात में भी स्पष्ट रूप से इनकार करता है और वो ये कहता है कि कई बार जनता यदि स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर के सर्वसम्मति से किसी अन्यायपूर्ण कानून का भी निर्माण कर लेती है तो उसे सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छा का मूल स्वरूप होता है सामान्य कल्याण। इसलिए सर्वसम्मति यदि अन्याय के पक्ष में है तो उसे सामान्य इच्छा नहीं कहा जा सकता। तीसरा है सामान्य इच्छा और लोकमत। सामान्यतः लोकमत और सामान्य इच्छा को कभी कभी पर्याय समझ लिया जाता है, किंतु रूसो यह समझाता है कि सामान्य इच्छा और लोकमत को भी पर्याय नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि लोकमत समाज का सामान्य प्रचलित मत भी कभी कभी समाज के वास्तविक हितों के विरोध में हो सकता है। इसलिए समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि प्रचार के माध्यम एक प्रकार के भ्रष्ट लोकमत का निर्माण कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से रूसो उन सभी समानार्थी अवधारणाओं से बचने की सलाह देता है जिन्हें सामान्य इच्छा समझने की भूल की जा सकती है। इस प्रकार से रूसो अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का निर्माण करते हुए ये बताता है कि एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज की यह एक विशेषता होती है कि उसमें व्यक्ति अपनी ही सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत की अनेक विचारकों ने आलोचना की है। पहली तो इस आधार पर आलोचना हुई है कि यह सिद्धांत एक अस्पष्ट सिद्धांत है। रूसो यह स्पष्टता से कहीं भी नहीं बताता है कि वास्तव में सामान्य इच्छा है क्या, और वेपर ने इसके लिए कहा है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं बता सकता तो और वह हमें ऐसे अंधकार में छोड़ देता है तो फिर सामान्य इच्छा को हम कैसे प्राप्त करेंगे। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक है और काल्पनिक है। सामान्य इच्छा इतिहास में हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब सभी लोगों ने मिलकर के इस प्रकार से सामान्य इच्छा का निर्माण किया है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का जो भेद है वह भी पूरी तरह से काल्पनिक है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है, अर्थात सामान्य इच्छा पर किसी भी प्रकार का निरंकुश नहीं है और व्यक्ति समाज के हित पर व्यक्ति को बलिदान आसानी से किया जा सकता है। रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सार्वजनिक हित की चर्चा करता है, किंतु वह लोकमत और सर्वसम्मति को सामान्य इच्छा के अनुरूप नहीं मानता। तो इस प्रकार से यह बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि अंततः सार्वजनिक हित या सामान्य इच्छा को परिभाषित कैसे किया जाए और ये कैसे पता लगेगा कि किसी प्रश्न पर सामान्य इच्छा क्या है और बहुमत किसके पक्ष में है। इस प्रकार से यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न बन सकता है। सामान्य इच्छा व्यक्ति के महत्व को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को समाज के सामने बौना बना देती है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत
जिनेवा जैसे और स्विट्ज़रलैंड जैसे छोटे राज्यों के लिए तो उपयुक्त हो सकता है, जहां पर जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग ले सकती है, किंतु भारत और अमेरिका जैसे बड़े राज्यों के लिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जैसा कि रूसो ने कहा, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में भी संभव नहीं है, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही प्रजातंत्र को चलाती है। वास्तव में रूसो ने ये कहा था कि इंग्लैंड में केवल निर्वाचन के समय ही जनता स्वतंत्र होती है, निर्वाचन के पश्चात अगले 5 वर्ष के लिए जनता अपने ही प्रतिनिधियों की गुलाम बन जाती है। किंतु इसकी इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व निर्विवाद है। वास्तव में सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत वह लोकतंत्र को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। वह जनता के कल्याण के और जनता के सर्वोच्च हित को स्थापित करता है और प्रत्येक शासन की कसौटी सार्वजनिक हित के, सार्वजनिक कल्याण को बना देता है। रूसो के सिद्धांत ने उस आदर्शवादी विचारधारा को राजनीति विज्ञान में जन्म दिया जो कांट से आगे बढ़ती हुई ग्रीन, हीगल और ग्रीन तक उसका बहाव आगे चलता है। रूसो अपने इस सिद्धांत के द्वारा राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और व्यक्ति को समाज का एक अविभाज्य अंग बना देता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रूसो उस आदर्श की स्थापना करता है सामान्य इच्छा के द्वारा, जहां पहुंचने का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज का रहता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने उस फ्रांसीसी क्रांति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था, जो इस सिद्धांत के अस्तित्व में आने के मात्र 11 वर्ष के बाद घटित हो गई और जिसे देखने के लिए रूसो नहीं था। आने वाली वीडियो में हम रूसो के अन्य विचारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।